हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 17 नवंबर को टारगेट करते हुए जीके साइंस के दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 37 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में जीके साइंस के टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथ ही इस बार हमें 45 क्वेश्चन में से लगभग 40 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 2025 में रेलवे के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, जिसे सिलेक्शन हुआ है वो अधिकतर साथी जीके और साइंस से ही हुआ है। क्योंकि साथ ही मैथ रीजनिंग में जो स्टूडेंट अपनी तैयारी करके जा रहे हैं वो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन जीके साइंस में उनका कम ही स्कोर हो रहा है। जो सबसे अधिक स्कोर जीके साइंस में कर रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। हम साथी एनटीपीसी का देख लिए, यहाँ तक कि एएलपी का भी देखे हैं साथी। तो इसके लिए आप तैयार है, जीके साइंस पे अधिक फोकस करिए। यदि आपका मैथ रीजनिंग बेसिक क्लियर है, आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो समझिए आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि साथ ही उसमें कोई भी नया पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। बिल्कुल जैसे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए उसी के लेवल के सारे क्वेश्चन पूछे रहे हैं। बस क्या हो रहा है कि नंबर को चेंज किया जा रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन जीके साइंस में पूरा पैटर्न बदल चुका है। जो हम आप सभी को सुबह 8 बजे क्लास दे रहे हैं वो बिल्कुल नए पैटर्न में सवाल दे रहे हैं। तो देखिए और अपनी तैयारी देखिए कैसी आप सभी की तैयारी चल रही है, खासकर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि इसमें साथ ही 32,438 पद में एग्जाम हो जा रहे हैं और इसमें लगभग 1,08,00,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो कंपटीशन हाई होने वाली है। तो इससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन को तैयार करके अपने शिफ्ट में बैठना है। ओके साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक और क्लास मिलेगी आज, जिसे दोपहर 2 बजे एक क्लास मिलने वाली है। तो इन क्लास के 55 क्वेश्चन को तैयार करना है और हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस भी करना है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर करिएगा प्लस 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है, क्योंकि यही आपका ग्रुप डी के पेपर में माइनस मार्किंग का 1/3 होने वाला है। चलिए दोस्त, तो आज के सेशन का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसी नृत्यांगना नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सी उड़ीसी नृत्यांगना नहीं है? पहले हमें यह देखना है कि कौन कौन उड़ीसी नृत्यांगना है। जैसे साथी सगुन भूटानी, यह एक उड़ीसी नृत्यांगना है। चित्रा कृष्णमूर्ति, ये भी उड़ीसी नृत्यांगना है। कुमकुम मोहंती, ये भी साथी उड़ीसी नृत्यांगना है। लेकिन जो दर्शन झावेरी है ये मणिपुरी नृत्य है। क्या साथी, ये मणिपुरी नृत्य से बिलोंग करती हैं। तो यही ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दर्शन झावेरी उड़ीसी नृत्यांगना नहीं है, जो कि मणिपुरी नृत्यांगना है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डेंगू किसके कारण होता है? बताइए, डेंगू किसके कारण होता है? तो सर ये तो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डेंगू किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा विषाणु के कारण होता है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? बताइए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो याद रखिएगा दोस्त 7वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर नाम के संग्रह में कृष्ण की महिमा का बखान किया था। बताइए साथी, एक अंधे कवि कौन थे जिन्होंने अपने सूरसागर नाम के संग्रह में कृष्ण की महिमा का बखान किया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि सूरदास एक अंधे कवि थे। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा ये किस घराने से संबंधित है? बताइए साथी, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा मेवाती घराने से। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य से संबंधित है? बताइए साथी, इनमें से कौटिल्य से संबंधित कौन है? तो सर जी अर्थशास्त्र है जो कि कौटिल्य से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? बताइए, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा था? बताइए साथी, मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा था। तो साथी याद रखिएगा एनी बेसेंट थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा देश 4.5 दिन के कार्य सप्ताह में संक्रमण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था? बताइए साथी, कौन सा देश 4.5 दिन के कार्य सप्ताह में संक्रमण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था? तो साथी याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात देश बना था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को। दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान ये किस देश के मूल निवासी हैं? बताइए, दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान किस देश के मूल निवासी हैं? तो साथी याद रखिएगा म्यांमार के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। वांगला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी आप सोच रहे होंगे सर इतना इजी सॉल्व क्यों करा रहे हैं, क्योंकि साथी सवाल ही अब 2025 में ऐसे पूछे जा रहे हैं। रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए तो अब आपको ऐसा ही सवाल पढ़ना है। ओके मेरे दोस्त, बताइए वांगला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको मालूम होगा मेघालय राज्य में। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 को। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि एक किसका हिस्सा है? जो भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। बताइए, तो साथ ही याद रखिएगा थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि सुक्त पिटक का हिस्सा है। किसका है? सुक्त पिटक का हिस्सा है जो भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? बताइए साथी, किसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सर जी सिलिकॉन का। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी शहर नहीं था? तो साथी 16 महाजनपदों के संदर्भ में जो सबसे पहले जैसे उज्जैन था, श्रावस्ती था और कौशाम्बी था, लेकिन अवंती साथी राजधानी शहर नहीं था। तो बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जा सकता है? बताइए, इबेरियन प्रायद्वीप किस महाद्वीप में पाया जा सकता है? तो साथ ही याद रखिएगा यूरोप में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। बोडो एक नृजातीय भाषा समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी? बताइए, बोडो एक नृजातीय भाषा समुदाय भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो दोस्त याद रखिएगा असम राज्य के हैं। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीय को हस्तांतरित कर दी जाएगी? बताइए, 20 फरवरी 1947 को किसने यह घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी?
तो क्लीमेंट एटली ने यह ऐसा घोषणा की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी कितने लाख से अधिक नहीं है। बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी भाई कितने लाख से अधिक नहीं है। तो साथ ही याद रखिएगा 20 लाख से अधिक नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के लिए भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितने प्रतिशत का है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के लिए भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना प्रतिशत का था? तो साथी याद रखिएगा 17.64% था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगभग कितने किलोमीटर की भूमि सीमा है? बताइए साथी, भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगभग कितने किलोमीटर की भूमि सीमा है? तो साथी याद रखिएगा 15,106 किलोमीटर की भूमि सीमा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान के लिए राज्य पर दायित्व डालता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है? तो साथी याद रखिएगा यह अनुच्छेद 45 में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। आसफ उद दौला निर्मित आसफी इमामबाड़ा यह किस शहर में स्थित है? बताइए दोस्त, आसफ उद दौला निर्मित आसफी इमामबाड़ा यह किस शहर में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा लखनऊ शहर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 24, 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? बताइए, 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो साथी भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? बताइए साथी, कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है? तो साथी याद रखिएगा आयरन है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 को। मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, उत्तर मध्य में एक स्वतंत्र द्वीप देश यह कहां पर स्थित है? बताइए साथी, मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, उत्तर मध्य में एक स्वतंत्र द्वीप देश है, यह कहां पर है? तो साथी याद रखिएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 27 को। एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। तो साथ ही याद रखिए एक अवरोध है जो कि एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो कि विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। तो सी ऑप्शन अवरोध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 28 को। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर विजय के बारे में विस्तारित से वर्णन करता है। यानी साथी रवि कीर्ति का जो ऐहोल शिलालेख है वो पुलकेशिन द्वितीय के किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? तो साथी याद रखिएगा हर्ष पर। ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक है? बताइए साथी, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक हैं? तो साथी याद रखिए मेगास्थनीज के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है? बताइए साथी। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 330 है, इसमें एक प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। बी ऑप्शन 330 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, तो लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। नियाग्रा फॉल्स एरी झील के पानी को किसमें बहा देता है? बताइए साथी। तो याद रखिए दोस्त, नियाग्रा फॉल्स एरी झील के पानी को झील ओंटारियो में बहा देता है। बी ऑप्शन झील ओंटारियो, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड फीचर टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट करता है? बताइए कौन सा एमएस वर्ड फीचर टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट करता है? तो साथ ही याद रखिएगा स्ट्राइक कथ्रू, कौन साथी? स्ट्राइक क्रथू करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33, जयंतिया किस राज्य में पाई जाने वाली एक जनजाति के साथ साथ एक पहाड़ी श्रृंखला का नाम है? तो सर ये जयंतिया तो मेघालय राज्य में पाई जाने वाली एक जनजाति के साथ साथ एक पहाड़ी श्रृंखला का भी नाम है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा माजुली द्वीप है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो साथी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो याद रखिएगा चीनी तिब्बती है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने किसको पराजित किया था? बताइए पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने किसको पराजित किया? तो हेमू को पराजित किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? बताइए साथी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो वेनसांग आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 38 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात है? बताइए भारत की जो जनगणना 2011 था इसके अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो साथ ही याद रखिएगा केरल राज्य में जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39, सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बताइए सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, किस राज्य में? तो साथ ही हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद होने की स्थिति में किसके निर्णय को अंतिम माना जाएगा? बताइए संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद होने की स्थिति में किसके निर्णय को अंतिम माना जाएगा? तो राष्ट्रपति के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 41 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 20 है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42, विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ने खुलेपन, बढ़ती आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से जुड़ी एक प्रक्रिया है। तो कौन है साथी? तो जो साथी वैश्वीकरण है, जो कि वैश्विक विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ने
खुलेपन, बढ़ती आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से जुड़ी एक प्रक्रिया है। डी ऑप्शन वैश्वीकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल निर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए। 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल निर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथी सोनीपत में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना था? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना था? तो प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं थी। सोच सकते हैं साथी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वतमाला की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 है। हरिजनों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की प्रणाली को किसके तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा, हरिजनों के लिए जो अलग निर्वाचक मंडल की प्रणाली था, इसको पूना समझौता के तहत उनके सीटों के आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि साथ ही जैसे ही क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए। बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पहले तार को क्या कहा जाता है? बताइए। तो सर जी, बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पहले तार को तंतु यानी फिलामेंट कहा जाता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48। ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? बताइए। ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो सर जी, ए नेशन इन मेकिंग तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49। डैश किसकी भूमिका बैंकों को हर समय उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम उपाय का ऋणदाता भी कहा जाता है? तो साथ ही आप जानते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसकी भूमिका बैंकों को हर समय उधार देने के लिए तैयार रहना होता है, इसलिए इसे अंतिम उपाय का ऋणदाता भी कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI का मुख्यालय किस देश में स्थित है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा फिलीपींस में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन तरंग धैर्य के लिए ग्रीक अक्षर है? बताइए साथी। तरंग धैर्य के लिए ग्रीक अक्षर कौन सा है? तो याद रखिएगा लैम्डा है। कौन है साथी? लैम्डा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को। एक सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम के कितने युग्म होते हैं? बताइए। एक सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम के कितने युग्म होते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा 22 होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53। चांग सांग नृत्य चांग जनजाति द्वारा यह किस राज्य से नाट्य कुंभ त्योहारों के दौरान किया जाता है? भाई ऐसा त्यौहार तो आपको स्टेट भी आपको उसी तरह देखना पड़ेगा। चांग सांग ये तो सर नागालैंड का है भाई, नाम है तो नागालैंड भी नाम है, ऐसा राज्य है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था, 1961 में समाप्त हो गया था। तो इसमें साथ ही औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक जोर देना था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का हल करिए। मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाईयन गिटार जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है, यह किसके द्वारा बनाया गया, लोकप्रिय बनाया गया था? बताइए साथी।
तो याद रखिएगा, मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाईयन गिटार जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में जाना जाता है, जो कि साथी विश्व मोहन भट्ट द्वारा बनाया और लोकप्रिय बनाया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए साथी, आप सभी का टोटल 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से याद हुआ होगा और आप टोटल 55 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार भी किए होंगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। बताइए साथी, किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, क्योंकि साथी देखिए एग्जाम तक आपको किसी भी प्रकार का डाउट लेकर नहीं चलना है। ओके साथी, तो तभी आप डेली लगातार क्लास लेंगे। मॉक टेस्ट आप यदि साथी नहीं लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको क्या होता है कि डेली यदि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको यह एहसास होगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, आपको खुद मालूम होगा। तो आपको मतलब कि डेली पहले एक हफ्ते तक लगाइए मॉक टेस्ट, तो आपका आदत बन जाएगा। मेरी कहने पर साथी मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। ओके साथी, इतना कोई ध्यान नहीं देता है साथी जितना हम आप पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम। डेली आपको क्लास लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में करीबी जितने भी आपके दोस्त हैं, जिस भी आप ग्रुप में हैं, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए दोपहर के 2 बजे क्लास में मिलते हैं। दमदार सेशन की वो क्लास होगी, तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को आप ऑन कर रखिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।